जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में हम कल का टॉपिक कवर करेंगे, प्राचीन से मध्यकाल की ओर। हाँ, ठीक है। तो हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया था और हम थे वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित। आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर्स वर्कशॉप इन एसोसिएट विद द हिंदू। देखिए, इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। बस आपको जो कोड है EME10 वो आपको यूज करना है, ठीक है। इन क्लासेस से आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी और आप अपने गोल के और करीब पहुंच जाएंगे। देखिए, इसी मेंटर्स वर्कशॉप में हमने 2-3 लोगों को देखा और जो नई कड़ी है उसमें आ रहे हैं श्री किरण कुमार जी, जो कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं और फॉर्मर चेयरमैन हैं इसरो के। तो इनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा 12 दिसंबर को शाम 5 बजे, ठीक है। ये फ्री बिल्कुल लाइव क्लासेस होगी, इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये किस से रिलेटेड है? ये ऐसे राइटिंग में आपको काम आएगा। मेंस 2020 में जो लोग देने जा रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में देने जाएंगे। और ये टॉपिक क्या है? यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। इसके आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक है। और किरण कुमार जी के साथ राकेश वर्मा भी इसमें होंगे, जो कि टॉप एडुकेटर हैं अनअकैडमी के। तो जल्दी से ऐसा करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर जो लिंक दिया है वहाँ से अनअकैडमी का आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप। यदि आपने डाउनलोड कर रखा है, फिर भी यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोड यूज कर लीजिएगा EME10। इससे ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इससे आप बिल्कुल फ्री में आप बहुत सारे प्लस कोर्सेज में भी एंटर कर पाएंगे और उसका एक्सपीरियंस ले पाएंगे। देखिए, वर्ण व्यवस्था के अंदर बार बार सत्ता हत्याते और भूमि अनुदान पाते पाते कई कोटियों के भूस्वामी पनप उठे थे। जब कोई सत्ता और भूमि हत्या लेता था तो वह सहज ही समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए इच्छुक होने लगता था, है ना। वह भले ही निम्न वर्ण का हो, अपने स्वामी से भूदान पा लेता था। इससे कठिनाइयाँ पैदा होने लगीं, क्योंकि उसकी स्थिति आर्थिक संपन्नता के बावजूद सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से निम्न होती थी। धर्मशास्त्र के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार वर्ण ही होता था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण थे और सबसे नीचे कौन थे? शूद्र थे। किसी व्यक्ति को आर्थिक अधिकार भी उसके वर्ण के अनुसार ही मिलता था। अतः इन नए भूस्वामियों के विभिन्न वर्गों को प्रतिष्ठोचित स्थान देने के लिए शास्त्रों में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। यानी शास्त्रों में भी दोस्तों परिवर्तन हुए इनकी स्थितियों का वर्णन करने के लिए। छठी सदी में हुए 12 मिहिर नामक ज्योतिष ने निवास ग्रहों का आकार 4 वर्णों के लिए अलग अलग बताया है, ठीक है। जैसा कि पहले से चला आ रहा था, परंतु उसने इसके साथ ही भिन्न भिन्न कोटि के शासकों के लिए भी निवास ग्रहों के अलग अलग आकार को निर्धारित किया। इस तरह पूर्व के समाज में हर वस्तु का वर्गीकरण वर्ग के अनुसार होता था, पर अब हस्तगत भूमि संपदा की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण शुरू हो गया था। 7वीं सदी के बाद अनगिनत जाति उपजातियां पैदा हुईं। पूर्व मध्यकाल का एक पुराण बतलाता है कि वैश्य वर्ण की स्त्री के साथ निम्न वर्ण के पुरुष के संयोग से हजारों वर्ण संकरों की उत्पत्ति हो गई थी। इसका अर्थ हुआ कि शूद्र और अंत्यज असंख्य उपजातियों में बढ़ गए थे। यही हाल हुआ ब्राह्मणों का और उन राजपूतों का भी जो 7वीं सदी के आसपास भारतीय राज व्यवस्था और समाज में आ गए थे, ठीक है।
यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यह आपको प्री में, मेंस में, सब में आपको काम आएगा। जातियों की संख्या बढ़ाने में उस नई अर्थव्यवस्था का भी हाथ है, यानी जातियों की संख्या बढ़ाने में किसका हाथ है? अर्थव्यवस्था का भी हाथ है। ये भी आपको फैक्ट नोट कर लेना है, ठीक है। हाथ है जिसमें लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जा सकते थे। एक ही तरह के व्यवसाय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लगे लोग अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न उपजातियों में बढ़ गए। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में जहां भूमि अनुदान पाकर ब्राह्मण बस गए, वहां के जनजातीय लोग ब्राह्मणीय समाज में शामिल कर लिए गए और इनमें अधिकतर लोगों को शूद्र और मिश्रित जाति का मान लिया गया। इस प्रकार प्रत्येक जनजाति का कुल को ब्राह्मणीय समाज में अलग जाति के रूप में शामिल कर लिया गया, है ना। सांस्कृतिक विकास क्या हुआ? छठी और 7वीं सदियों के आसपास देश में कई सांस्कृतिक इकाइयों का उदय हुआ, जो भारत में असम, आंध्र, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, ये एक पिक्चर के रूप में आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक फिल्म चलती है ना, मूवी, इसी प्रकार से आप यदि सुनते जाओगे तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, जिससे कभी भी प्रश्न बने आप उसका उत्तर दे पाओगे। तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। इस तरह के सांस्कृतिक समूहों के अस्तित्व को विदेशी और देशी दोनों स्रोतों ने स्वीकार किया है। चीनी यात्री हुएनसांग ने कई राष्ट्रीय समवायों या जनगणों का उल्लेख किया है, ठीक है। हुएनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में रचित कई जैन ग्रंथों में 18 प्रमुख जनगणों अथवा उपराष्ट्रीय समूहों की चर्चा हुई है। तो ये ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लेना है कि 8वीं सदी के उत्तरार्ध में जैन ग्रंथों में भी 18 प्रमुख जनगणों का उल्लेख हुआ है, चर्चा हुई है। इसमें 16 के शारीरिक लक्षण भी वर्णित हैं। उनकी भाषा के नमूने दिए हुए हैं और उनके चरित्र के बारे में भी बहुत बातें कही गई हैं। 9वीं सदी का नाटककार विशाखा दत्त, सब जानते होंगे। विशाखा दत्त कहता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आचार, व्यवहार, वेशभूषा और भाषा बोलने वाले लोग बसते थे, ठीक है। 6ठी 7वीं सदियों में संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शासक वर्ग ईसा की दूसरी सदी से ही संस्कृत का प्रयोग करते आ रहे थे। ईसा की दूसरी सदी से ही क्या करते आ रहे थे? संस्कृत का प्रयोग करते आ रहे थे। शासक स्वयं शान शौकत से रहते थे, अतः उनकी भाषा भी शब्दाडंबरपूर्ण थी, यानी कि आडंबरपूर्ण थी और अलंकृत हो गई थी। जैसे देखते हैं ना आजकल के सिंहासन पर बैठे हुए लोग कैसे शुद्ध बोलते हैं, आडंबर होता है फालतू का, इसी प्रकार से आडंबर आ चुका था उसमें। संस्कृत गद्य और पद की अलंकृत शैली 7वीं सदी की ओर पकड़ती गई, ठीक है। प्राचीन परंपरा के संस्कृत पंडितों को आज भी अलंकृत शैली बहुत पसंद है। गद्य में शब्दाडंबर की पराकाष्ठा बाण भट्ट की कृतियों में देखी जा सकती है। यद्यपि बाण की गद्य शैली का अनुकरण करना खेल नहीं था, फिर भी मध्यकाल के संस्कृत लेखकों ने उसी को अपना आदर्श बना लिया था, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से बातें हो रही हैं कि उस समय के काल कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, उस पर बात हो रही है। कभी प्रश्न आ जाए मेंस में, आप लिखने के योग्य हैं, ठीक है। ईसा की 7वीं सदी से हम भारतीय भाषाओं के इतिहास में अद्भुत गतिविधि पाते हैं। पूर्वी भारत की बौद्ध कृतियों में बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया, हिंदी के उद्भव का मंद आभास होता है, यानी थोड़ा आभास होता है। इसी प्रकार इसी काल की जैन प्राकृत की रचनाओं में गुजराती और राजस्थानी का आरंभ दिखाई देता है। दक्षिण में तमिल को सबसे पुरानी भाषा थी, लेकिन कन्नड़ का उद्भव इसी समय हुआ था, ठीक है। तो कन्नड़ का विकास भी इसमें इसी समय हो रहा था, जबकि तेलुगु और मलयालम बहुत बाद में विकसित हुई। लगता है प्रत्येक प्रदेश के अन्य प्रदेशों से अलग रहने के कारण हर प्रदेश में
उसकी अपनी अपनी भाषा बनने लगी थी इसी समय। यानी कि जो संक्रमणशील काल है ये, यानी कि मध्यकाल का आगमन हो रहा है और प्राचीन का समाप्त हो रहा है। गुप्त साम्राज्य के विघटन होने पर बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उदित हुए थे, जिससे सहज ही देशव्यापी संचार और संपर्क में बाधा पड़ी थी। जब छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे दोस्तों तो अपने आने आने में झंझट करते हैं ना, तो वो चीज़ होने लग गई। व्यापार में गिरावट आने के फलस्वरूप भी एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से संपर्क टूटा और इससे क्षेत्रीय भाषाओं के उद्भव को बल मिला। ठीक है। क्षेत्रीय लिपियों को 7वीं सदी में और उसके बाद प्रमुखता मिली। मौर्य काल से गुप्त काल तक लिपि में परिवर्तन होते रहे, लेकिन देश के अधिकांश भाग में आमतौर पर एक ही लिपि चलती रही थी। अतः जो कोई गुप्त काल की लिपि पढ़ने में कुशल हो जाएगा, उस काल के विभिन्न प्रदेशों में प्राप्त अभिलेखों को भी पढ़ सकेगा। लेकिन 7वीं सदी से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी लिपियां जो है विकसित हो गई थी, इसलिए जो क्षेत्रीय लिपियों का जानकार नहीं रहेगा वह गुप्तोत्तर काल में देश के भिन्न भिन्न भागों में पाए गए अभिलेखों को नहीं पढ़ सकेगा। ठीक है। कई सारी लिपियों का आगमन हो गया था। 7वीं 8वीं शताब्दी में यानी सदी में मूर्ति और मंदिर के निर्माण की शैली हर प्रदेश में अलग अलग हो गई। ठीक है। विशेषकर दक्षिण भारत में तो मानो प्रस्तर यानी पत्थर की मंदिरों का क्षेत्र बन गया। बहुत सारे मंदिर बने। पत्थर और कांसे ये दो ऐसे माध्यम थे जिनके सहारे देवता साकार किए जाते हैं, देवताओं की मूर्तियां बनती थीं। कांस्य प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर बनने लग गई थीं। यद्यपि दक्षिण भारत में कांस्य प्रतिमाएं भारी संख्या में हिमालयी प्रदेशों में भी मिलती हैं, यानी यहाँ भी मिलती हैं ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में, उत्तर भारत में। यद्यपि ये दक्षिण भारत में इसलिए अधिक पाई जाती हैं क्योंकि ब्राह्मण धर्म के मंदिरों में इनकी आवश्यकता हुई, और पूर्वी भारत में इसलिए अधिक मिलती हैं क्योंकि बौद्ध मंदिरों और बिहारों में इनकी आवश्यकता हुई। यद्यपि एक ही देवता देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पूजे जाते थे, फिर भी हर प्रदेश के लोगों ने उनकी मूर्तियों का निर्माण अपनी अपनी रीति से कर लिया। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, विट्ठल का मंदिर है कृष्ण का, लेकिन नाम रख दिया दूसरा। ठीक है। वही चीज़ थी उत्तर और दक्षिण में। भक्ति और तंत्र संप्रदाय भी उदय होने लग गए थे। तो इसमें देखेंगे हम कि गुप्तोत्तर काल में हमें कुछ धार्मिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। देवमाला में देवताओं को स्थान उनकी श्रेष्ठता के क्रम में दिया जाने लगा। जिस तरह कर्मकांड, भूमि, संपत्ति, सैनिक शक्ति आदि के आधार पर समाज असमान वर्गों में बटा हुआ था, उसी तरह देवगण भी असमान कोटियों में बांट दिए गए, देवता भी बांट दिए गए इस काल में। ठीक है। सारी चीज़ों में संक्रमण हो रहा है, तो हमारे पूजा पाठ पद्धति में भी कहीं ना कहीं संक्रमण होगा ही होगा। तो विष्णु, शिव और दुर्गा ये तीनों मुख्य देवताओं के रूप में ग्रहित हुए। विष्णु, शिव और दुर्गा, और कई अन्य देव देवियों उनके अधीन या गौण देवताओं के रूप में मान लिए गए थे। ठीक है। पहले क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता था, हर देवता का अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता था। अभी क्या कर दिया, विष्णु और शिव और दुर्गा इन तीनों के अंडर में ही सभी को ला दिया गया। ठीक है। जैसे विष्णु के अंदर में 10 अवतार ला दिए गए, शिव के अंडर में हनुमान वगैरह ये सब ला दिए गए, इससे पहले नहीं होते थे। ठीक है। दुर्गा के अंदर सारी देवियां जो हैं इन्हीं के अंडर ला दी गई, इस प्रकार से ला दिया गया। परिचरों और अनुचरों के रूप में उनके नीचे रखे गए। हम ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव इन 5 देवताओं की पूजा प्रचलन में पाते हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कहते थे, पंच देवता कहलाने लग गए। कौन कौन पंच देवता थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, कभी भी आ सकता है। जैसे मान के चलिए गुप्तोत्तर काल में पंच देवता के रूप में कौन शामिल नहीं था, इस प्रकार से दोस्तों आ जाएगा और आप जवाब नहीं दे पाओगे, इस वजह से लिख लीजिए। ब्रह्मा, गणपति,
यानी गणेश, विष्णु, शक्ति और शिव, ये पंच देवता के रूप में जो है शामिल हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेगा कभी। मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देव या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर बने 4 गौड़ मंदिरों में 4 अन्य देवताओं को रख दिया जाता था। ठीक है, ऐसे मंदिरों को क्या कहा जाता था? पंचायतन। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पंचायतन का। अब यहाँ से दोबारा से सुन लीजिए। मुख्य देवता को शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर बने 4 गौड़ मंदिरों में 4 अन्य देवताओं को रख दिया जाता था। ऐसे मंदिरों को क्या कहा जाता था? पंचायतन। वैदिक देव इंद्र, वरुण और यम का दर्जा घट गया था, जो कि पहले बहुत था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, और वे लोकपाल की कोटि में आ गए। ठीक है, केवल बाहर उन्हें जो है रखा जाने लग गया। आरंभिक मध्यकाल की देवमालाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि सांसारिक सोपान क्रमिक वर्ग भेद के अनुरूप ही देवताओं में भी वर्ण भेद बनाया गया। कई देवमालाओं में मातृ देवी को अन्य देवताओं से ऊंचा स्थान दिया गया। हमें न केवल शैवों, शाक्यों और वैष्णवों के ऐसे देवमंडल मिलते हैं, बल्कि जैनों और बौद्धों के भी मिलते हैं, जिनमें देव अपनी हैसियत के क्रम में अंकित और स्थापित होते हैं। जैनों, शैवों और वैष्णवों आदि के संगठन भी श्रेणीबद्ध हो गए और 5 पंक्तियों में बढ़ गए थे। सबसे ऊपर की पंक्ति में आचार्य को मिली, जिसका अभिषेक उसी तरह होने लगा जिस तरह राजा का होता था। उसके नीचे उपाध्याय उपासक आ चुके थे। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आचार्य कौन थे। आचार्य जो थे रियल में, वो उपनिषदों को जो पढ़ ले अच्छे से, वो आचार्य कहलाता था। और जो उपाध्याय होता था वो क्या होता था? इनकी शिक्षा देने वाला होता था। ठीक है, वेदों वगैरह की। तो ये नीचे आ गए थे, वेद वाले, उपनिषद वाले ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है इनका। 7वीं सदी से भक्ति संप्रदाय देश भर में फैलने लग गया था। ठीक है, भक्ति संप्रदाय फैलने लग गया था। भक्ति का अर्थ था अपने आराध्य देव को सब कुछ समर्पित कर देना, उसके प्रतिफल में केवल आराध्य देव की कृपा प्राप्त करना। इसका आशय यह हुआ कि भक्ति मार्ग का साधक अपने आराध्य के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता था। यानी कि जो कुछ है सब यही हैं। जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण की आराधना करेगा तो वो केवल कृष्ण को ही मानेगा बस, और उन्हीं से अपेक्षा रखेगा जो देना है कृष्ण की मर्जी होगी वही हम ले लेंगे। इसकी तुलना किसानों के अपने भूस्वामियों के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहने की स्थिति से कर सकते हैं। जिस तरह किसान समर्पण की भावना से अपने भूस्वामी की सेवा करता था और भूस्वामी की कृपा से जोतने के लिए भूमि और रक्षा पाता था, उसी तरह का संबंध भक्त और भगवान के बीच भी बन गया। लेकिन मुझे ये पर्सनल बात जो है गलत लग रही है, मैं इस पर इंटरफेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी है इस वजह से। क्योंकि सामंतवाद का रंग इस देश में दीर्घकाल तक जमा रहा, इसलिए भारतीय लोकाचार में भक्ति की जड़ें भी भली भांति जम गई थी इसी काल में, गुप्तोत्तर काल में। ईसा की 6ठी सदी के आसपास के भारत में धर्म के क्षेत्र में तांत्रिक संप्रदाय का फैलना सबसे बड़ी घटना थी। तंत्र का जो है आगमन इसी समय हुआ था, 6ठी शताब्दी से। ठीक है, 5वीं-7वीं सदी में नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, दक्कन में बहुत से ब्राह्मणों को ग्रामदान मिले और लगभग इसी अवधि में तांत्रिक ग्रंथों, तांत्रिक पीठों और तांत्रिक साधनाओं का प्रचार हुआ। तंत्र मार्ग में स्त्री और शूद्र दोनों के लिए द्वार खुला था। यानी कि स्त्री और शूद्र जो कहलाते थे वो इसमें आने लग गए और इसमें जादुई अनुष्ठान प्रमुख थे। अनुष्ठान होते थे इसमें जादू, आपने सुना होगा ना बंगाल का जादू,
इस प्रकार से कुछ अनुष्ठान पहले से भी चलते रहे होंगे, कुछ तो पहले से भी चलते रहे होंगे, किंतु ईसा की 6ठी सदी के आसपास से इन्हें सुव्यवस्थित करके तांत्रिक ग्रंथों के रूप में लिखा जाने लगा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तांत्रिक ग्रंथों का जो आगमन हुआ था वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से हो गया था व्यवस्थित रूप से। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना, कभी भी आ सकता है स्टेटमेंट बन के प्री वगैरह में। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य धन संपत्ति आदि की प्राप्ति तथा आदि व्याधि से विमुक्ति की कामना पूरी करना था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था, ये ध्यान रखना, धन की प्राप्ति और आदि व्याधि की विमुक्ति। ठीक है, भूत बलाय ये सब है, इनकी विमुक्ति। निसंदेह तंत्र मार्ग का उदय ब्राह्मणीय समाज में जनजातियों के बड़े बड़े पैमाने पर प्रवेश का परिणाम था। ब्राह्मणों ने उनके बहुत सारे अनुष्ठान, जादू टोने और धार्मिक प्रतीकों को अपना लिया और उन्हें प्रमाणिक रूप से संकलित करके खूब चलाया। धीरे धीरे ब्राह्मणों और पुरोहितों ने अपने धनवान यजमानों के हितार्थ इनमें मनमाना हेरफेर भी किया। ठीक है, अपने अनुसार। तंत्र मार्ग जैन, बौद्ध और शैव वैष्णव संप्रदाय में घुस गया। तो तंत्र मार्ग किस किस में घुस गया, सभी में लगभग घुस गया था जो उस समय प्रचलन में थे, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, शैव हो या फिर वैष्णव हो। 7वीं सदी से लेकर सारे मध्यकाल में तांत्रिक मार्ग जमा रहा। देश के विभिन्न भागों में पाई गई अनेक पांडुलिपि तांत्रिक साधना और ज्योतिष के विषय की हैं और ये दोनों आपस में मिल गए। कुल मिलाकर ईसा की 6ठी और 7वीं सदी के दौरान राज्य व्यवस्था, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, भाषा, लिपि, धर्म और कला, इन सबों में कई गंभीर परिवर्तन हुए। इस अवधि में प्राचीन भारतीय जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण विशिष्टों के स्थान पर मध्यकालीन जीवन के विशिष्ट अपने आसन जमाने लगे। ठीक है, जब कोई भी शुरुआत होती है दोस्तों, प्राचीन से मध्यकाल की ओर जाएंगे तो एक संक्रमण काल होगा, तो ये वही काल है दोस्तों, उसी का वर्णन यहाँ पर मैं इस पूरे चैप्टर में किया है हमने। मोटे तौर पर ये परिवर्तन, अरे एक मिनट, मोटे तौर पर ये परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के समाज और अर्थतंत्र के आगमन का संकेत देते हैं, जिसमें राज्य और किसानों के बीच भूस्वामी वर्ग प्रमुख हो चला। ठीक है, प्रशासन का संचालन जो पहले राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी करते थे, अब वे भूस्वामी करने लगे थे। ठीक है, यह घटनाक्रम वैसा ही है जैसा ईसा की 6ठी सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वास्तविक सत्ता भूस्वामियों के हाथों में आने पर यूरोप में हुई थी। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर कभी भी लिखने में आए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी नंबर अच्छे मिलने के चांसेस आपके हो जाएंगे, है ना। रोमन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य दोनों पर हूणों के आक्रमण हुए। ठीक है, दोनों में ही आक्रमण हुए थे हूणों पर, ये आप नोट कर लीजिएगा, गुप्तों पर भी और रोमन साम्राज्य पर भी, लेकिन परिणाम भिन्न भिन्न निकले। रोमन साम्राज्य पर हूणों और अन्य जनजातियों का दबाव इतना बड़ा कि किसानों को अपनी रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्र हैसियत भूस्वामियों को समर्पित कर देनी पड़ी थी, लेकिन भारत में हूणों के आक्रमण का ऐसा परिणाम नहीं हुआ था। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। रोमन समाज के विपरीत प्राचीन भारतीय समाज में उत्पादन कार्य में दासों को किसी बड़े पैमाने पर नहीं लगाया गया। भारत में उत्पादन करने और कर चुकाने का मुख्य भार किसानों, शिल्पियों, बड़कों, किसान मजदूरों पर रहा, जो वैश्य और शूद्रों की कोटि में रखे गए थे उस समय। हम इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के लक्षण देखते हैं, जिसके चलते सीधे उत्पादकों से कर वसूल करना राज्य के अधिकारियों के लिए कठिन हो गया था।
इसलिए विभिन्न कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक के तौर पर भूमि देने की परंपरा बड़े पैमाने पर चल पड़ी थी। ठीक है, आरंभ में भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों और मंदिरों को दिया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में चर्च को दिया जाता था। भारत और यूरोप दोनों जगह ईसा की 6ठी सदी के बाद से शिल्प और वाणिज्य की गतिविधि में मंदी का रुख दिखाई देने लगा। 5वीं से 6ठी सदियों में भारत और रोमन साम्राज्य दोनों जगह प्राचीन नगर उजड़ने लगे थे, है ना। भारत और यूरोप दोनों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे गांव में बस्तियां फैली। दोस्तों यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि कभी भी प्रश्न बन सकता है मेंस के अंदर कि 6ठी 7वीं शताब्दी में भारत के अंदर और रोमन साम्राज्य के अंदर यानी कि यूरोप में किस प्रकार से परिवर्तन हुए उनको डिस्क्राइब करिए, कभी भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में भूमि अनुदान प्रथा से इसे बल मिला। भारत और यूरोप दोनों जगह प्राचीन युग के बाद शक्तिशाली वर्ग के रूप में भूस्वामियों का खड़ा होना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का प्रमुख तत्व हो गया था। भूमि अनुदान चाहे धार्मिक प्रयोजन से किया गया हो या अन्य प्रयोजन से, इन भूस्वामियों ने ईसा की 7वीं शताब्दी से भारत और यूरोप दोनों जगह समाज, धर्म, कला, स्थापत्य और साहित्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, चाहें तो आप उसे लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये। 5वीं शताब्दी के बीच भारतीय शासन तंत्र, अर्थतंत्र, समाजतंत्र में हुए परिवर्तनों का वर्णन कर दीजिए आप। 5वीं 7वीं सदी के बीच हुई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का वर्णन कर सकते हैं। और भारतीय इतिहास में प्राचीन काल के अंत का अभिप्राय क्या है। ठीक है, कब यह कहा जा सकता है कि इतिहास में प्राचीन युग का अंत हुआ और मध्यकाल का शुभारंभ हुआ, तब विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं क्या? नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला अध्याय देखेंगे 28वां। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से जाकर के EME 10 यूज करके आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का ऐप। ठीक है, वहाँ से जाके फ्री में आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों आप अनअकैडमी का कर रहे हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने अनअकैडमी का इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप तक सही चीज़ें, फ्री चीज़ें पहुँच सकें। इस वजह से हमारा ये कोड यूज करिए, एंजॉय करिए फ्री में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।